जितना हमारा ग्रुप है, जैसे मैंने जयपाल का नाम लिया ना, ये लड़के, तो हमने इधर डगलस कॉलेज है वहाँ वो तीसरी आज़ादी मूवी दिखाई, खुद देखी, देख के उसको मतलब फिर हम डायलॉग भी करते थे इसमें क्या कमी है क्या नहीं, तो उसको फिर उसकी कॉपियाँ बनाना बांटी। मुझे नहीं लगता कि फॉरेन वाले लोगों के, हाँ किसी हजारों फैमिलियों में से एक आधा आधा बच्चा हो भी सकता है कि नहीं भाई ये मतलब है ना, हमारे पूर्वज करते थे हम करें, जानेंगे तो सही, लेकिन किसी कारवा को वो आगे ऐसे लेके नहीं जाएंगे। मतलब उनका बहुत मानते हैं लेकिन जुड़ाव ऐसा नहीं है, नहीं वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका वहां से टच जो है इंडिया का इधर वो टूट गया है, वो कनेडियन ही है। उस समय में भी कुछ सिख लोग खड़े हुए मेरे साथ जो मुझे जानते हैं कि ये अम्बेडकर लड़की है, तो लेकिन बीच में आज तक मैं उसकी रिसर्च में हूँ और रिसर्च काफ़ी बड़े लेवल पे करी है। वो सिखों का कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आरएसएस वाले लोगों ने सारा भड़का करके इतना उन्होंने नुकसान किया है, क्योंकि उस समय में सिख लोग तो सॉफ्टवेयर में काम इतना जे डालते नहीं थी, ये सारा आरएसएस का कच्चा चिट्ठा करा हुआ छोटे छोटे क्लिप डाल के सिखों को भड़का के सिखों को मेरे खिलाफ कर दिया, आप फिर पीछे रह गए। जय हिंद, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। कनाडा में जब भी अम्बेडकरी आंदोलन की बात होती है तो उन तमाम नामों का जिक्र होता है जिन्होंने अपना एक लंबा वक्त कनाडा में अम्बेडकरी आंदोलन को बढ़ाने में लगाया है। तमाम पुरुषों के बीच में एक महिला अम्बेडकरवादी ऐसी हैं जिन्होंने तमाम चीज़ों को दांव पे रखकर अम्बेडकरी आंदोलन को तन मन धन से बढ़ाया। आज वैसी शख्सियत से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कमलेश अहिर जी, जिनका एक अच्छा खासा योगदान है कनाडा में अम्बेडकरी आंदोलन को बढ़ाने में, अम्बेडकरी आंदोलन के साथ साथ धम्म के आंदोलन को भी बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया। हमारे साथ हैं कमलेश अहिर जी। कमलेश अहिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने वक्त दिया। कनाडा में आप जो दलित आंदोलन चल रहा है, अम्बेडकरवादी समाज का आंदोलन चल रहा है, इसको किस तरीके से देख रही हैं? कब आपका जुड़ाव हुआ, क्या जर्नी रही आपकी अब तक की? सबसे पहले तो दलित दस्तक के जितने भी आपके श्रोतागण हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक विज़िट पे प्रोग्राम में आए हुए हैं और आपके पास टाइम निकला और आप आए हमें मिलने। हम आपको बहुत जब से शुरू किया तब से जानते हैं और खुशी हुई कि हमारा छोटा भाई मिलने आया है। इससे ज़्यादा पहली बात तो यही है, और सभी को देखने वाले को सुनने वालों को फिर दोबारा जय भीम, नमो बुदाई, जय भारत कहती हूँ। और ये स्लोगन मुझे मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी से मिला है, और मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जहाँ से भी आई हूँ, उसमें से जो भी बोलती हूँ, जो भी एनर्जी है मेरे महापुरखों की, ये मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की दी हुई है। वो मेरे गुरु जी हैं और छोटी उम्र से उनकी DS4 से लेकर अपने गांव से कनाडा तक का सफ़र, तो मान्यवर जी को देखती हूँ तो लगता है कि कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर गए, कैसे उन्होंने लोगों को बदल दिया। और छोटी उम्र से ही लेके गांव में DS4 से काम करते करते फिर बसपा बन गई, तो बसपा तो हमारी खून की नाड़ियों में है, और DS4 से निकले हैं। बामसेफ में मेरे ताया जी का लड़का था, उनसे सीखा बहुत कुछ। ग्रेजुएशन करी पंजाब से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से, और MA करते करते बस हमारे फादर साहब को हमारे लिए अरेंज मैरिज करी, लड़का ढूंढ लिया, और वो MA हमारी बीच में रह गई पॉलिटिकल साइंस की, और हम शादी के बाद 10 अक्टूबर 1993 को कनाडा में आ गए। जी, कनाडा में जो अम्बेडकरी आंदोलन है उससे आप कैसे जुड़ी जब यहाँ पे आई? आप चूँकि भारत में आप बता रहे हैं कि माननीय कांशीराम जी के साथ आपने काम किया। जो जय भीम का स्लोगन है वो तो मैं वहीं से लेके आई थी जी, मुझे किसी ने नहीं दिया, और मैंने कह दिया पहले कि ये मैंने मान्यवर कांशीराम जी ने हमें दिया है, और वो हमारे गुरु हैं, और उनसे ही हमने तो जय भीम सीखा। और उनका तरीका जो था ये बाबा साहब की मूवमेंट को बताने का, जय इस आंदोलन को, जो इतना बड़ा आंदोलन है बामसेफ से लेकर बसपा तक,
और आगे भी जो समाज का, जो भारत देश का पूरे को जैसे बाबा साहब लेके चलते थे ऐसा, तो उन्होंने ऐसी मतलब बूस्ट किया है जय भीम को। तो मुझे जय भीम के बिना कभी वैसे कोई और स्लोगन, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बोला ही नहीं जाता। तो जय भीम मेरा मेन है। तो जब मैं कनाडा में आई तो मेरी फैमिली तो थी बाबा साहब को मानने वाली। जैसे मेरे हस्बैंड के बड़े भाई वो इधर रहते हैं पहले से, उन्होंने ही इनको कनाडा में बुलाया था मम्मी पापा के साथ, और उनकी इसमें बहुत बड़ी देन है। और वो बहुत मतलब सख्त, जिसको कहते हैं पंजाबी में कट्टर भी कह सकते हैं, अम्बेडकरवादी हैं। और अम्बेडकरवादी के होने से ना साथ साथ वो बुद्धिस्ट भी रहे हैं। उनका नाम है सीताराम अहीर। एक तो वो थे जय भीम वाले, तो दूसरे मुझे उनके साथी मिले, पंजाब से ही हैं, वो बहुत देर से रहते हैं इधर। उनका नाम है मोहन बंगा। तो मोहन बंगा जी ने भी मुझे, जब मैंने जय भीम बोला तो वो खुशी से कहते अरे जय भीम कहाँ से हमारी बिटिया कोई आई है। तो मैंने कहा हम तो है ही जय भीम। और तीसरे एक और टाउन में रहते थे, तो वो हमारे गांव से ही है, नकोदर से, नकोदर सिटी से हूं मैं। उनका नाम है राम प्रताप कलेर जी। तो जब मुझे पता चला राम प्रताप कलेर जी तो बहुत दूर टाउन में रहते हैं, तो मैंने उनसे फोन करा। तो उनसे भी जब मैंने जय भीम बोला तो उन्होंने भी मुझे इतने एक्साइटेड हो, अरे जय भीम, जय भारत, हमारे गांव से बिटिया, अरे कहाँ से जय, हमारा तो कारवा बढ़ गया। तो ऐसे मतलब कहने का ये जो जय भीम है, ये जय भीम 1993 में मुझे 3 लोगों से कनाडा में मिली है। और तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम वैंकूवर, जहाँ मैं आई हूँ कनाडा से, पहले तो पता नहीं चलता ना, हाँ एक और फैमिली है, तो ये तो जय भीम ही है, मतलब जय भीम है इधर। तो एक और फैमिली जो तब से लेके आज तक मेरा मतलब ऐसा कनेक्शन है कि मेरी फैमिली है, ये भी फैमिली है, सभी मेरा पूरा समाज फैमिली। लेकिन वो है सतीश औजला और राज औजला। सतीश औजला जी का बड़े भाई के साथ प्यार, फ्रेंडशिप बहुत क्लोजली, अम्बेडकरी होने के साथ। और जो राज औजला है वो उनकी मिसेज हैं। तो फर्स्ट डे वो मुझे एयरपोर्ट से लेने भी गई थी, तो उनके साथ मेरा वो कनेक्शन ऐसा जुड़ा कि अरे इसका कोई संबंध है जो एयरपोर्ट से मुझे फर्स्ट डे लेने आई जब है आप ना। यहाँ पे आई। हाँ, तो वो भी मुझे जय भीम, और वो बुद्धिस्ट फैमिली है। तो मतलब हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं कि उस समय में मैं जब भाई उसकी तब की बात करती हूँ, तो फिर मुझे मतलब दिक्कत नहीं आई, फिर जय भीम ही चलता गया। तो कितना डिफरेंट है जो भारत में चल रहा अम्बेडकरी आंदोलन है उसमें, और जो कनाडा में चल रहा अम्बेडकरी आंदोलन है उसमें। जब हम थे वहां तब तो आंदोलन मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी खड़ा कर रहे थे, तो लोगों के अंदर एक बूस्ट मिल रहा था, और मान्यवर साहब जी का बहुत रिस्पेक्ट था लोगों के। और वाकई वो युग पुरुष थे, वो कोई आम इंसान नहीं थे। इंसान तो घर घर हमारे जैसे पैदा होते हैं ना, मान्यवर साहब तो युग पुरुष हैं, और युग पुरुष वो ही रहेंगे। तो उस आंदोलन के साथ जो काम करना और देखना और लोगों के बीच में जाके, वो डिफरेंट था। आज तो वो मैं मतलब उस आंदोलन को मैंने कनाडा में आके छोड़ा नहीं, क्योंकि वो आंदोलन ही है मेरे पास, और मैं आंदोलन के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मैंने कनाडा में भी आके कुछ ऐसा मतलब अपनी तरफ नहीं देखा। और उसमें से ज़्यादा जो और मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिला है, एक औरत होने के नाते, मेरे हस्बैंड जी शादी से पहले अपने गांव से इन्होंने बामसेफ में काम किया। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के साथ 10-15 साल जवानी के जो हैं उधर बसपा डीएस बामसेफ से लेके DS4 और बसपा में काम किया है। तो 1990 में 1990 में इधर आए हैं। तो इन्होंने साइकिल मार्च भी नकोदर से दिल्ली तक किया है। इनके अंदर भी एक वही मतलब कहते हैं ना, बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम जी का जो घर से ही ऑलरेडी प्लांट उगा हुआ है, तो इन्होंने मुझे मतलब बूस्ट किया। और कि हमारे समाज में लड़कियों की बहुत कमी है बोलने की, औरतें नहीं हैं अभी, उनको समझ नहीं आ रही, या उनका कसूर नहीं है ना, मैं तो यही कहूँगी। तो उन्होंने आगे बढ़ाया कि कहीं भी बोलना है तो तुम बोल सकती हो, बोलो। बोलती तो मैं पहले थी अपने गांव में ना, मतलब बसपा के लिए मैं लड़ भी पड़ती थी लोगों से। बाबा साहब के फंक्शन होते थे, हमारे गांव में स्कूल है, बुद्ध विहार है, अब तो बुद्ध विहार मेरे बाद में बना, लेकिन स्कूल हमने सबने रल के मतलब इंग्लैंड से काफ़ी सपोर्ट हुई, गांव से हुई, बाबा साहब के नाम के, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल स्कूल। तो सीड बाबा साहब का घर मतलब गाँव से है, किसी ने मुझे नहीं दिया तो मान्यवर कांशीराम जी की ही मेहर है सारी, और बूस्ट करने में मेरे हस्बैंड का है।
जी। जो सवाल पूछा उसी पे आ रही हूँ कि उधर का वो आंदोलन जहाँ जहाँ जब मैं निकल के आई हूँ वो खड़ा होने वाला था ना, उसके बाद आगे आगे देखो बढ़ के कहाँ गया। हमारे बाद बहन जी चीफ मिनिस्टर भी बनी, तो उसको जब देखा तो और मतलब पता लगा कि ये आंदोलन भाई वाकई स्ट्रांग हुआ है। तो इधर की जब मैं बात देखती हूँ तो उधर से इधर जो पहले लोग आए हुए थे उनका तो उनमें जे दो मैंने 3 नाम लिए ना, इनके अंदर तो बाबा साहब थे। कौन लोग, फिर से नाम? ये मोहन बंगा जी, राम प्रताप कलेर जी और सीताराम अहीर जी, ये 3 लोग मुझे ऐसे मिले हैं, और जे सतीश औजला और राज। लेकिन ये मतलब इनके अंदर बाबा साहब का सीड ऑलरेडी था। जब हम फॉर एग्जांपल जो मेरा घर है इसमें मैं मतलब मुझे अपनी चीज ही रखनी होगी ना, मैं किसी और की चीजें रखूंगी तो वो क्या मैसेज लेके जाएंगे वहां से। तो इसलिए लोग समझते नहीं है कि कम से कम जो पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, बुद्धा है, गुरु रविदास हैं, कबीर साहब हैं, नामदेव हैं, सदना सेन जितने हमारे, और बाबा साहब, महात्मा ज्योतिराव फूले, और बाद में मान्यवर कांशीराम, इनको हमको अपना मैसेज देना चाहिए। बाद में हम जो मर्जी करें और खुशी से सबसे बुलाएं कि सबसे प्यार करें, ये हमारे पूर्वज कहते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों की बात तो करें। तो ये बात है कि मुझे जय भीम से ही पहले तो दिक्कत बहुत आई, लेकिन फिर जो है कि जब अंदर में सीड था तो बाबा साहब की मूवमेंट मतलब चलाने में जितने लोग थे उनके साथ, और हौली हौली जो है ये बात आगे बढ़ते बढ़ते मतलब फिर एक सोसाइटी भी बन गई, और हम गुरुद्वारे में भी बाबा साहब की बात करते रहे। जो कुछ लोग तकरीबन 25 साल हो गए आपको यहाँ पे? ज्यादा हो गए, 28 हो गए, मान लीजिए 3 दशक मान के चलते हैं। तो इन 3 दशकों में कमलेश अहीर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा कनाडा में, जो अम्बेडकरी मूवमेंट चला या चल रहा है उसमें? क्या आप जब सोचती हैं कि इन 30 साल जो मैंने दिए यहाँ की मिट्टी को, यहाँ मूवमेंट को चलाने में, तो क्या आप अभी क्या महसूस करती हैं कि हाँ ये काम हम कर पाए, खुश हैं, संतुष्ट हैं? इंसान जो होता है ना वो कभी खुश नहीं होता। मतलब अगर आंदोलन को देखना हो तो उनको लगता ही नहीं अभी कुछ हुआ है, जितना मर्जी कर ले। और इतना बड़ा आंदोलन कब से कहाँ तो हमारा समाज पहुंच गया, लेकिन खुश तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे। हाँ, अंदर से खुश हूं। वो कंट्रीब्यूशन क्या देखती हैं? हाँ, बताती हूँ। वो तथागत बुद्ध से मिला है कि कम से कम अपोदीप भवा, मतलब जिसमें मुझे ये खुशी मिलती है कि ये जीवन है मिट्टी का, इसने तो चले जाना। तो मतलब लगाव जो था पहले मुझे मिशन के प्रति, वो अब लगाव नहीं है। लेकिन मिशन को मैं जहां इस एरिया में नहीं, मैं फॉरेन, क्यों नहीं है लगाव? नहीं, अब लगाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लगाव इसलिए नहीं है कि मैं मिशन को जैसे समझा कि जैसे साहब ने समझाया था, मतलब जो काम तो पूर्वज कर गए हमारे ना, हम तो उनको आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अब समझ आई है। हम जितना मर्जी कहें हमने ये कर दिया, मैंने क्या कर दिया? मैंने तो अपना घर चलाया है, बच्चे हैं मेरे 2, उनको पाला पोसा है, उनको बड़ा किया, उनको डिग्री करवाई है, वो पढ़े लिखे हैं, दोनों अपना काम कर रहे हैं। अब शादी बनानी है, बनाए, नहीं बनानी उनकी मर्जी। जो कनाडा है, इंडिया तो है नहीं, बहुत टोटली डिफरेंट है। अब वो अपने पाँव के ऊपर है, अब मैं टोटली एकदम से दिमागी तौर पे फ्री हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने काम बहुत किया है जे इधर आके काम करने के लिए। जे जो बाबा साहब की कुटिया है, ये कुटिया लेने से आज तक जो चल रही है, जे साहब का ही मतलब इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मेरा तो काम है मिशन के लोग आए उनको संभालना, उनको कहीं लेके जाना, उनसे मुझे खुशी होती है। मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को जकड़ लूं। मतलब जो कमलेश अहीर दिखती हैं, उनके पीछे जो एक आदमी खड़ा है जो नहीं दिखता, हाँ, वो आपके पति हैं? वो मेरे पति, जिनकी वजह से आप इतना कर पाए। बस बिल्कुल उसकी वजह से। कौन, आप बाकी भी देखो ना, कहने को तो जो मर्जी कहें अशोक जी, कौन लड़की है, लेडी है जो अकेली छोटे छोटे 3-3 साल के 4-4 बच्चे मतलब छोड़ के, किसी ने इतना कंपेल किया कि हमको वो बहन जी चाहिए बोलने के लिए, प्लीज आइए। वो अपने बच्चे इतने छोड़ के, जिसने बुलाया बहुत मना भी किया नहीं जाना, लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं आप जाइए, मैं बच्चों को सांभ लूंगा। मतलब मैं कह रही हूँ कि बहुत औरतें बात करेंगी, लेकिन उनसे पूछिए कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके कितने लोगों को केडर दिया, कहीं बोल के मैसेज भी फैलाया।
फिर तो मैं मानूं। लेकिन काम बहुत हो रहा अंडरग्राउंड भी, ऐसे अच्छा, ये नहीं मैं कहती। मैं ये पूछ रहा था कि 25-30 सालों में आपने क्या किया, मतलब आपका योगदान क्या रहा, कंट्रीब्यूशन यहाँ अम्बेडकरी आंदोलन में कनाडा में जो चल रहा है, या फिर इसके बाहर भी अगर कहीं से आप जुड़ी हुई हैं तो सबसे पहले जो काम हुआ, जिसकी सबसे बड़ी मुझे खुशी हुई, वो 1995 में वहाँ किरण ग्रिफ्थ जो डॉक्टर अम्बेडकर सोसाइटी के प्रेसिडेंट रहे हैं, इंग्लैंड से गोरा है किरण ग्रिफ्थ सी, वो आए थे। तो बाबा साहब का लिटरेचर 3 यूनिवर्सिटियों में रखा था। पहला साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, देन अपने यूबीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, देन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। ये पहला ऐसा काम मुझे लगा कि ये भाई बाबा साहब का मिशन जो है ये चल रहा है। और दूसरा क्या कहते हैं कि जब कोई बात चल जाती है तो 2000 में 1995 के बाद ये लड़के काम करते रहे, हम भी मतलब जाते रहे। जाना ही बहुत बड़ी बात होती है ना छोटे छोटे बच्चों के साथ, लेकिन खुशी होती थी बाबा साहब की बात हो रही है। उसके बाद प्रोग्राम भी करते रहे। 2000 में हमारा जो गुरु रविदास का गुरुद्वारा था, छोटा था, एक बड़ा ले लिया। हम सब ने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन उसमें अपना जीवन का जो समय है वो दिया, गुरुद्वारा लिया है, क्योंकि सबकी सलाह थी कि वहाँ एक बाबा साहब की लाइब्रेरी होगी और इधर बाबा साहब का काम भी चलेगा और गुरु रविदास का भी चलेगा। फिर मूवमेंट को इकट्ठे दलित समाज को थोड़ा करने के लिए जो जंग होते हैं, जिनके अंदर ये बात होती, जैसे हम बैठते हैं, कोई मेरे पास आया है मिलने, उनको मैंने बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम की बात करी, इसी को केडर कहते हैं ना। तो मैं चाय पिलाती 2 मिनट 10 मिनट केडर दे देती थी। जैसे एक 2 लड़के हैं, वो छोटी उम्र के थे, कुलवंत सैंडी, भगवंत सैंडी, वो तब से, और बड़े भाई साहब का भी उनका कनेक्शन था, मेरे जेठ जी का, है ना। तो उनके अंदर भी अंबेडकर की मूवमेंट का वो बात है। तो सुनते सुनते उनको साहब कांशीराम जी का पता चला, कैसे साहब कांशीराम जी ने मूवमेंट इतनी बड़ी खड़ी की है। तो इन सब लोगों ने मिलके जो है एक दलित कन्वेंशन करी। मतलब उसमें से एक हमें लड़का मिला पीएचडी, उसका नाम है केपी सिंह। वो न्यूयॉर्क से वो पीएचडी करने आया था, न्यूयॉर्क से वो मतलब सियाटल आ गया। न्यूयॉर्क वाले लोग मुझे, आप कहेंगे कैसे जानते हैं, मैं अम्बेडकरवादी लड़की इसलिए हूं मान्यवर कांशीराम जी से। मान्यवर कांशीराम जी को जानने वाले जितने लोग हैं कहीं भी बैठे, वो मुझे भी जानते हैं। तो वो सबसे पहले कोई बात हो मुझे फोन करते हैं भी भैन जी ये बात है, ये ऐसा है, उसको आप मिलके आना। तो हम मतलब उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि एक शटल मतलब पीएचडी करके इधर बस्ट लगाया था, वो हम मिले हैं उनसे, शटल मिलने जाना, घर भी बुलाना। वाकई हम मिलने गए, मिलने के बाद हमने उनको इधर बुलाया, इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद हमने कुछ कम्युनिटी के लोगों को भी बुलाया, फिर वो आता जाता रहा। आने जाने के बाद जे के साथ कनेक्शन करके उन्होंने कहा कि अरे इतना बड़ी मूवमेंट है दलितों की इधर, इतने लोग हैं कि कन्वेंशन होनी चाहिए। तो फिर मैं किस किस का नाम लूँ, है ना, बहुत सारा ग्रुप बड़ा है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, कभी लिखना कहीं। उन सब ने पूरा साथ दिया और फिर वो कन्वेंशन का टाइम मतलब कर लिया कि जे मई जून में मतलब हम कन्वेंशन करेंगे। एक बड़ा होटल किया, उनकी हजारों मीटिंगें हुई हमारी। वो मीटिंगों में कितना समय गया बताइए आप, है ना, एकदम तो कुछ होता नहीं है। तो फिर कन्वेंशन में बहुत सारे वर्ल्ड लेवल के डेलीगेट आए, इंडिया से भी आए बड़े बड़े लोग। तो उस कन्वेंशन से मैं बहुत से लोग मुझे मिले, वो आज तक मिलते हैं, आज तक याद करते हैं। लेकिन उसमें हमारा पैसा भी बहुत लगा, पूरी कम्युनिटी से इकट्ठा किया। ऑलमोस्ट हमारा $80,000 उस समय में खर्च हुआ था। कब हुआ था ये 2002 की बात है। ओके। हाँ, और उसके बाद फिर उस कन्वेंशन में हमें एक बाबा साहब का बस्ट डॉक्टर अम्बेडकर मिशन सोसाइटी बेडफोर्ड, जिनमें से चानन चाल जी थे और भी लोग हैं, चमन चाल जी वहां से आए थे, मतलब ना अपने चक्रवर्ती वो भी आए थे उस समय कन्वेंशन में। वो बस्ट हमें गिफ्ट देकर गए थे। और बस्ट को बॉम्बे से लेके आया था अपने प्रवीण पायलट जी, जो बहुत कनेक्टेड हैं बाबा साहब की फैमिली के साथ, है ना। तो प्रवीण पायलट जी को भी पता नहीं कहाँ से था, तो उसने उस कन्वेंशन में कहा, क्योंकि कोई जानता तो होता नहीं फेस टू फेस, कि एक लड़की है कमलेश अहीर, उनसे मैंने मिलना है। तो वो मतलब सतीश औजले के घर में ठहरा था, तो एक दिन, बाकी तो होटल में सब थे ना। तो वो फिर मिलने आया, तो उसने कहा भी दीदी मुझे आपके बारे में कुछ पता है, क्योंकि बामसेफ के जहाँ बसपा के लोग उन्होंने एक दूसरे से बात करते हैं ना, मुझे आपसे मिलना था, मैंने आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। तो मैंने कहा अरे भाई क्या लेके आए हैं। फिर उसने पहला अपने बारे में बताया। उसने कहा आपके लिए सीडी लेके आया हूँ, इसको आपने आगे सीडी बना के जैसे भी है दिखाना। वो थी तीसरी आजादी मूवी,
वो बनाई उन्होंने ना, उसमें क्या मतलब एक इतनी जबरदस्त हमारा इतिहास उसमें कैसे बनाई होगी, उन्हें कितना पैसा लगाया, बड़ी मुझे अब देखो कितने सालों की बात है, कितना रोल अदा किया उन लोगों ने, हमारे समाज के ने। तो हमने क्या दिया उनको, पैसे तो उनके भी लगे होंगे ना। तो हमने फिर वो तीसरी आज़ादी इधर जितना हमारा ग्रुप है, जैसे मैंने जयपाल का नाम लिया ना, ये लड़के, तो हमने इधर डगलस कॉलेज है वहां वो तीसरी आज़ादी मूवी दिखाई, खुद देखी, देख के उसको मतलब फिर हम डायलॉग भी करते थे इसमें क्या कमी है क्या नहीं, तो उसको फिर उसकी कॉपियां बनाना बांटी। अब तो वो यूट्यूब में भी मिल जाएगी। और फिर बाबा साहब के बस्ट की बात आ गई भी, वो तो डोनेट कर गए, इसका क्या करना है। तो बाबा साहब का बस्ट इतना भारी है, वो 1 क्विंटल का है, उसको पकड़े तो वो गुरुद्वारे में रख दिया। तो हमने सोचा हमारा गुरुद्वारा तो है गुरु रविदास सभा, इसमें जो पहले जो संबंध हुए थे ना, गुरुद्वारा बनाएंगे तो बाबा साहब, इधर लाइब्रेरी बनानी है तो बाबा साहब का बस्ट वहां लाइब्रेरी में लगा देंगे। लेकिन गुरुद्वारे के जो पुराने लोग रहते हैं, जिन्होंने ये कहते हैं आज तक भी, अब वो धरती पे भी नहीं है कि ये गुरुद्वारा तो बनाया ही हमने है, और अंबेडकर को तो हम मानते नहीं है, और अंबेडकर का इधर क्यों कुछ हो जाए। तो उन्होंने मतलब 1 साल जो है बस्ट पड़ा रहा, तो कोई इनिशिएटिव ही नहीं लिया। अंबेडकर से मतलब नहीं था उनको, मतलब मैं इसके बारे में क्या कहूं, जे कुछ समझ नहीं थे, जे कुछ प्रॉब्लम ही ऐसी, मैं जे कह सकती हूँ पंजाब के लोगों के साथ ज्यादा है, पंजाब के लोगों के साथ ज्यादा, जे मैं कह सकती हूँ कि ये जो कांग्रेस का राज रहा है ना भारत में, तो कांग्रेस का इम्पैक्ट पंजाब में बहुत पड़ा। और कांग्रेस ने कुछ ऐसा हमारे समाज, और हमारा समाज ही कांग्रेस को वोट देता था मानेवर साहब की पार्टी से पहले, और कांग्रेस ने कुछ ऐसा हमारे समाज के लोगों के अंदर कुछ जहर घोल रखा है कि अंबेडकर से दूर रहिए। मैं आज भी किसी कट्टर कांग्रेसी से जो हमारे समाज का बात करती हूँ, तो उनको बाबा साहब के नाम से एलर्जी है, जिसने इतना कुछ दिया। अरे हमको सब महापुरुषों को साथ लेके चलना चाहिए, महापुरुषों को। गुरु रविदास की अपनी एक कंट्रीब्यूशन, इतनी बड़ी क्रांति है, और बाबा साहब का हाँ कंपेयर नहीं, साथ लेके चलना। हाँ, कंपेयर नहीं किया जा सकता, मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं कंपेयर तो करना ही नहीं। एक वक्त में जो सतगुरु रविदास का रोल रहा वो अपने आप में अहम था, कबीर का रोल अहम है, फुले का अहम योगदान है, सावित्रीबाई फुले का अहम योगदान है, बाबा साहब का योगदान है, कांशीराम जी का है, बहन जी का है। तो सबने अपने अपने समय में काम किया, कंपेयर की तो बात ही नहीं होनी। बहन जी का तो देखो अभी तक मैंने नाम ही नहीं लिया ना, क्योंकि मैं जिस तक की बहन जी तो हमारी उसको तो हम बताएंगे क्या समझते हैं, तो नहीं लगाया ना। तो फिर हमने जैसे कहा मतलब फोन करके कि जे बाबा साहब का बस्ट पड़ा है, हम सारे और भी सत्यप्रकाश भी जो लोग आप लोग जुड़े हुए हाँ जितने भी हैं, कि बाबा साहब के बस्ट का तो कुछ करना चाहिए। मैंने कहा अरे तू इधर का पढ़ा लिखा लड़का है, तू पढ़ा भी इधर है ना, तो तेरे को पता भी, और तू गवर्नमेंट जॉब भी करता है, और ये बात सही भी है। अच्छा, जय वृद्धि। हाँ, क्योंकि तुमको मतलब जे मतलब तेरे को पता होगा कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो हमको तो मतलब जे बाबा साहब तो नाले जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बस लगा है, तो इधर भी लगना चाहिए। तो किसी यूनिवर्सिटी में हम इसका नाले, आपने तो 1995 में लिटरेचर भी रखा है ना। तो फिर वो बात शुरू हो गई। फिर साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी से एक ईमेल छोड़ी, तो उसमें से कारवा शुरू हो गया। तो फिर हमारी मीटिंगें चलती रही, वहाँ 1 साल कम से कम मीटिंग चली है उनको समझाने के लिए भी बाबा साहब क्या है, अंबेडकर उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, ये कनाडा में क्या देन है, जब क्यों लगना चाहिए, हम हैं इधर। तो वो इतनी साल पूरा हम, जिसमें जयपाल बिरदी, हम दोनों, कुलवंत सैंडी, भगवंत सैंडी, जश महेक लड़का, वो अब दुनिया में गुम हो गया है। लेकिन अब तक हम उनको ढूंढ रहे हैं। 2009 में वो गुम हो गया। उनका एक बहुत बड़ा गैस स्टेशन था, वो घर से उधर जाता, रास्ते से मिला नहीं, तो फैमिली डिमोरलाइज हो गई। मैं भी उनमें से, मैं भी काफ़ी डिमोरलाइज उसके बाद, क्योंकि किसी भाई से इतना प्यार हो मिशन में जैसे बाकी सबसे है, तो ऐसा ही था। तो हम सारे मतलब यूनिवर्सिटी में जाते रहे, हर वीक में एक दिन, जब 15 दिन बाद हमारी मीटिंग होती थी वहाँ की कमेटी के साथ ना। तो फिर उन्होंने सब कुछ देख के करके फिर वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, न्यूयॉर्क देखने बाबा साहब का बस्ट देखने। अच्छा। वहाँ बाबा साहब का बस्ट देख के आया। ये साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी वाले गए देखने। हाँ जी। फिर उन्होंने हमें हामी भरी कि हाँ ये अंबेडकर है ही ऐसी पर्सनैलिटी, ये डिजर्व करते हैं, इनका बस्ट लग सकता है। फिर उसके लिए मीटिंग हुई, कब लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, वो भी हो गया कंफर्म। फिर उसके खर्चे का भी प्लान आया ना, मतलब कितना का खर्चा हो जाएगा। तो फिर हमने उसका भी जो फिर हाँ, उसके पहले चेतना सोसाइटी बनाई
हाँ, जय के घर में एक मीटिंग करी पहले सबसे, और उस चेतना सोसाइटी की वजह से जितने हम मेंबर थे उसके मतलब उस सोसाइटी के अंडर, लेकिन डोनेट उन्होंने किया। हम जैसे कहते हैं कि हम तो ड्यूटी समझते हैं अपनी, तो इधर के सभी लोगों ने पैसा भी उसमें लगाया और साथ भी दिया। कम्युनिटी Install इकट्ठी हो करने में जाती भी मैंने है, सुना तो काफी खर्चा इंस्टॉल हुआ था। लगने में मतलब फिर हमने डे चूज किया। तो मतलब सीड जैसे चल रहा था ना, तो कम से कम ये बात भी समझ आ गई कि बाबा साहब को समझने वाले हैं और समझेंगे आने वाले समय में। कम से कम वो दिन चूज किया जाए जिसमें अगर यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़े तो वो उसमें कुछ ऐसी लाइन पढ़ के जाएं जिसमें वो रिसर्च करने लगे ना। तो इसलिए फिर कन्वर्जन डे का दिन रखा, बाबा साहब के जन्मदिन का वहां नहीं रखा कि कम से कम बुद्धा एंड धम्मा के लोग जापान से, चाइना से और कंट्री से भी आते हैं, तो वो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो फिर हमने 14 अक्टूबर का दिन रख के और 2004 में बाबा साहब का बस्ट लगाने का जो डेट फिक्स किया, उसमें लेटरें भेजी जैसे आप आए हैं लोगों को। इंग्लैंड से भी वो लोग आए जिन्होंने डोनेट किया, और भी संसार भर से लोग आए, जर्मन से सोन सांपला जी आए। और हमने एक दिन पूरा डे का जो था वो यूनिवर्सिटी में मतलब सेलिब्रेट किया बस्ट लगा के। फिर 2005 में हमने सिटी हॉल में, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है साइमन फ्रेजर ये बर्नबी में है, और बर्नबी में हमारा श्री गुरु रविदास सभा का गुरुद्वारा है, और बर्नबी की सिटी हॉल के जो लोग हैं वो गुरुद्वारा में आते जाते रहते हैं, कनेक्शन है उनका। और यूनिवर्सिटी का गुरु रविदास सभा का और सिटी हॉल का कनेक्शन, और हम उनकी कंपेन भी करते हैं जब इलेक्शन होती है, उनके साथ हमारे काफी स्ट्रॉन्ग संबंध है। तो 2005 में हमने बाबा साहब का जो पोर्ट्रेट है बना के, हमारे अंकल थे वो अब दुनिया में नहीं है, शीतल अनमोल जी, उन्होंने वो पोर्ट्रेट बनाया, वो हमने उनको वैसे ही पेंट कर दिया। एक सलाह बनाई पहले कि हमने एक पोर्ट्रेट देना सिटी बनवी सिटी हॉल को, पोर्ट्रेट दे दिया। तो सैब तालीवाल जी काउंसलर थे वहाँ, तो उन्होंने मतलब फिर वो जब पोर्ट्रेट दिया तो उन्होंने उसकी बाबा साहब के सिखों ने बैसाखी का प्रोग्राम रखा था, तो उस बैसाखी के प्रोग्राम में सिटी हॉल में हमने बाबा साहब का पोर्ट्रेट इसलिए दिखा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब का भी जन्मदिन है, हम भी इधर रहते हैं और गुरुद्वारा भी इधर है। तो उन्होंने पोर्ट्रेट एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया। लेकिन उसके बाद हमने उनके ऊपर मतलब बात करनी शुरू कर दी कि हमने पोर्ट्रेट दिया है, उसको कहीं लगाइए सिटी हॉल में। तो एकदम तो वो भी नहीं लगा सकते ना, तो जब भी मुंह मिलते तभी कहते अरे साहब भैया बाबा साहब का पोर्ट्रेट दिया था उसको कहीं लगाइए। तो फिर जैकी ड्यूटी लगा दी, अरे भाई ईमेल छोड़ो करो कुछ है, हमने पोर्ट्रेट लगाना है, ऐसे थोड़ी दिया है ना। तो लेकिन फिर उन्होंने इनिशिएटिव लिया वो भी, और जो डेरेक कोरिगन मेयर थे तब, अब तो दूसरे हैं, तो डेरेक कोरिगन ने फिर जब सलाह करी, मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा हाँ हम अपनी मीटिंग रूम में बाबा साहब का, कि बाबा साहब डिजर्व करते हैं, ये लग सकता है, उनकी कंट्रीब्यूशन इतनी है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा इंडिया का, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम किया, उतने इतना लिटरेचर सब कुछ मतलब ना। लेकिन ये देखने वाली बात है कि वो जब पोर्ट्रेट उन्होंने लगाया और फिर भी हमने प्रोग्राम करा जी, क्योंकि अब हम भूल गए, हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड। उस दिन जो डेरेक कोरिगन बर्नबी सिटी का मेयर बोला ना बाबा साहब के ऊपर, वो मेरे हस्बैंड से पूछिए आप। मतलब जब मैंने उनसे सुना, मैं सोचती हूँ हमारे समाज के लोग भी नहीं बोल सकते जैसा उसने बाबा साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर बोला। मुझे हुआ कि अरे ये गोरे लोग जब बाबा साहब को पढ़ेंगे ना तो ये ऐसे ही सच बोलेंगे। उन्होंने बाबा साहब के बारे में मतलब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बताई कि देखिए जो रिलीजियस गुरु होते हैं किसी भी रिलीजन में, किस ना एक पर्टिकुलर नहीं, वो एक तरह के रिलीजियस गुरु बहुत डिफरेंट चीज होते हैं। लेकिन ये जो अंबेडकर है ये टोटली मुझे लगता है उसके वर्ड है, ये सबसे ऊपर नजर आता है मुझे। ये उसने कहा एक गोरे ने, मेयर ने, सिटी वाले ने। तो हमें इतनी खुशी हुई कि कम से कम इसने पढ़ा है बाबा साहब को। तो फिर वो 2006 में अपने 14 अप्रैल को वहाँ पोर्ट्रेट भी लगाया 2006 में। तो उसके बाद मतलब फिर बनते चंद्र बोधी इंग्लैंड से इधर आ गए, और जब उनसे हम मिले तो उन्होंने कहा कि
पंजाब में एक तक्षशिला बुद्ध विहार बनाना है, उसके लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो हमारे बुद्धिस्ट भाई बहन तो 2-3 ही थे, तो हम तो समझते थे बाबा साहब के मिशन बुद्धिज्म का है, तो हमारा भी मन था कि कम से कम ये बाबा साहब का कारोबार चल रहा है चेतना के माध्यम से, मोहन बंगा जी की डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल कमेटी की माध्यम से, कुछ गुरुद्वारे के भी कुछ लोग वैसे इंडिपेंडेंटली है ना जो साथ में है, आते जाते कारोबार बढ़ता जाता है और चलता जाता है, ऐसे हैं जो तो चलता रहेगा, कम से कम बुद्धिज्म के ऊपर भी काम होना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं। अम्बेडकरी आंदोलन की जब बात होती है, आप तमाम नामों का जिक्र कर रही हैं, आपने हमारी अब तक 40 मिनट की बात हो चुकी है और इसमें आपने तमाम लोगों को रिकॉग्नाइज किया, नाम लिया, जिनका जिनका योगदान रहा। हाँ। आप जयपाल विरदी जी का नाम बार बार ले रही हैं। हाँ। तो आप लोगों ने मिलकर चेतना एसोसिएशन बनाई थी। हाँ। तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि कोई भी मूवमेंट आगे बढ़ता है, हाँ, तो उसमें हर तरह के लोग चाहिए? एक आदमी जो कम्युनिकेट करने वाला चाहिए, एक आदमी जो जमीन पे लोगों के बीच में जानने वाला चाहिए, एक आदमी अच्छा भाषण देने वाला चाहिए, लोगों को जोड़ने वाला चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं कई मौकों पर लगता है कि कुछ लोग अलग थलग पड़े हुए हैं, ये ऐसा क्यों हुआ? इससे क्या आंदोलन में जो कनाडा का आंदोलन है, अम्बेडकरी आंदोलन, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटबैक लगा है क्या? सेटबैक पहले तो वैसे मैं यही कहूँगी, यही लगा है कि हमको लगा था हमारा एक गुरुद्वारा है या उसमें हम मूवमेंट को बहुत आगे ले जाएंगे, है ना, क्योंकि प्रोग्राम करने से ही मूवमेंट आगे नहीं जाती। प्रोग्राम तो गुरुद्वारे में भी हो जाते हैं, जैसे साहब का जन्मदिन आया हम केक ले जाते हैं, बनाते रहे हैं, बहन जी का आया उसकी फोटो लगा दी वहां ना, किताबें भी हमने दी इतनी, वहां हमने देखा कि वो किताबें है ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर जो रंजिश है वो फैलाना ही नहीं चाहते, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम तो आएगी। दूसरा जो मैं बताने वाली थी कि हमने फिर बुद्धिस्ट मूवमेंट के ऊपर भी काम किया, है ना, वो तक्षशिला में बनाने के लिए हमें चंद्र बुद्धि आते रहे, हम इकट्ठा होते रहे, बुद्धा जयंती मना लीजिए, और सोसाइटी भी बनते जी, कहते एक बुद्ध के नाम के ऊपर सोसाइटी भी बनाओ, तो उसमें हमने इंडियन बुद्धिस्ट सोसाइटी बनाई, जिसमें परमजीत कैंथ और हमारे बहुत सीनियर अंकल हैं, सबसे ज्यादा उम्र के इधर वही हैं, अगर मैं नाम लेती हूँ तो मुझे तो नाम इसलिए लेती हूँ कि इन लोगों की कंट्रीब्यूशन है ना, मुझे ऐसा है ही नहीं कि कोई एक आदमी ने कर दिया। उसका नाम है खुशीराम, रिटायर्ड मैजिस्ट्रेट हैं दिल्ली से, और उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और वो अब प्योर बुद्धिस्ट हैं जिसको मैं कह सकती हूँ ना। तो जो मैं राम प्रताप क्लेर की बात करी थी, वो तो दूर टाउन में रहते थे, है ना, उधर से ही आया करते थे जब भी बाबा साहब, लेकिन अब वो इधर ही रहते हैं वैनकूवर में। और सीताराम हीर जी की सेहत की प्रॉब्लम कुछ होगी और ऐसी उनकी कॉम्प्लिकेशन है कि वो प्रोग्रामों में जाने में खुशी होती है, बोलने में होती है, बताने में होती है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे समाज के अंदर किसी प्रोग्राम में भी स्टेज के ऊपर जब हम बाबा साहब की प्योरली कोई बात करते हैं ना, तो दूसरे हमारे समाज के जो नहीं समझते बाबा साहब को, उनको दिक्कत आती, वो सुनना भी नहीं चाहते। तो वो जो सच बोलता बुलारा, वो चाहते हैं ये बुलारा बोले ही ना, तो मैसेज आगे कैसे जाएगा? एक तो ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा, जब हमको पता था कि बुद्धिज्म में बहुत प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बुद्धिस्ट है ही नहीं लोग, हम जितनी फैमिली को जोड़ा वो मतलब उसमें हम 2-3-4 ही रह जाते हैं, लेकिन धम फैलाने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए ना। लेकिन फिर भी हमने बहुत कोशिश करी, अभी भी हैं, तो हमको उसमें भी यही मिला कि बुद्ध भी फिर कहते हैं कि अपोदीप भाव, पहले अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलेंगे, चलते रहेंगे काम, तो जो बुद्धिस्ट लोग करते हैं मैं उनकी भी हेल्प कर दूं तो वही बहुत बड़ा मेरे लिए है ना। अगर ये बदलना ही नहीं चाहते तो फिर इनको मैं कैसे बदल सकती हूँ? अंदर से ही बदल सकते हैं ना, अपने आप खुद बदले इंसान। बदलना ही नहीं चाहते तो ऑटोमेटिकली मेरा रास्ता अब क्लियर हो गया, मुझे बुद्ध का रास्ता नजर आ रहा है, बाबा साहब को मानती हूं तो। लेकिन कुछ बाबा साहब को कहते हैं हम बात तो करेंगे, उनके प्रोग्राम भी करेंगे, कारवा आगे जाना चाहिए, बात होती रहने, लेकिन बुद्ध की बात छोड़ो। तो मुझे आप ही बताइए, आप इंडिया से काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, अगर बाबा साहब ने हमें कुछ दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा ना। अगर हम उनके अनुयायी हैं तो हमको बात भी तो मान लेनी चाहिए ना अपने पूर्वज की, और उनमें काम करके देखना चाहिए कि उसमें क्या मतलब किसी समाज का भला होता कि नहीं होता। और लेकिन अगर मतलब हम उस पाथ पर चढ़ते ही नहीं है, आप सरी से मतलब गाड़ी लेके वैनकूवर के रोड पे पाथ पे चढ़ेंगे ही नहीं, तो मुझे बताइए आप इधर से कैसे जाएंगे वहां ना। लेकिन आप के साथ मैं बात करूं, आपको पता नहीं, तो आप मेरी बात सुनने से पहले आप हजारों क्वेश्चन खड़े कर दें मुझे,
बुद्ध कैसा है, बुद्ध वैसा है, बुद्ध का ये नहीं, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकती। और मैं अगर आपके 1000 सवाल का 2000 जवाब भी दे दूं तो आप सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक आप खुद को नहीं देखेंगे ना। तो इसलिए कहने का मतलब है कि मूवमेंट में तब डाउनफॉल आता है जब आप काम करने वाले 1-2 आदमी बहुत स्ट्रांग होते हैं और आप वैसे भी एक केडराइज हैं। तो मैं अब अपनी बात करूंगी कि हम मियाँ बीबी हैं केडराइज, हम साहब के केडर की तरह चलते हैं प्योरली, हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमको कुछ ताज नहीं चाहिए, हमको कुछ नेम नहीं चाहिए, नेम तो वैसे दुनिया ने इतना फैला दिया। तो कुछ लोगों को सिर्फ नाम चाहिए होता था, तो कुछ नाम के लिए किसी सोसाइटी में आते हैं, वो सिर्फ अपना मतलब उनको ऐसा ही होता है, चलो ठीक है डोनेशन दे दिया, जब चले गए कहाँ। हमने तो एक एक दिन दिया है, फिर अगर चेतना में भी काम किया तो एक एक दिन एक एक पल एक एक जो सलाह होती थी वो हमने की है। जे का नाम क्यों ना ले, क्योंकि हमारा ग्रुप ही ऐसा था और हमने जो राइटिंग में कुछ करवाना वो जे से ही करवाते थे, तो जे का ही नाम लेंगे, है ना। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और जे के मम्मी पापा तो मेरे लिए, मुझे जे भी धक्का लगा है वैसे, क्योंकि उनका जो संबंध था, जहाँ वो जो मुझे बूस्ट करते थे, है ना, खड़े हो जाते थे, प्यार करते थे, उनका बुलाने का तरीका, तो वो दुनिया में नहीं रहे। उनका मुझे जाना तो सबने है, मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा वो भी एक जैसे ना झटका लगता है किसी को, वो झटका लगा, वो कमी इनकी मम्मी के जाने के बाद तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि अब नहीं कोई कहने वाला, ऐसा होता है। तो ये जो आप पूछना चाहते हैं कि जो नेम फेम के लिए सिर्फ चलेंगे और जो अपने ही तरीके से चलेंगे कि नहीं जैसा मुझे अच्छा लगता है, तो फिर हर्डल्स आएंगी। लेकिन अगर बाबा साहब को और बुद्ध को, जहाँ गुरु रविदास की आइडियोलॉजी को समझ लिया, तो उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर काम करेंगे तो हमारे विचार सबके एक ही हमको लगेंगे, हमको कोई फर्क नहीं लगेगा और हमको कोई मतलब लगेगा ही नहीं कि हम पीछे हैं जहाँ आगे हैं। और मैं ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाहती, सारे लोग इधर के तो जानते हैं कि जितने लोग हैं सारे इधर ही रहते थे आगे। चुनौतियाँ क्या है इस आंदोलन में जो कनाडा में चल रहा है? एक तो बात ये है कि जो आदमी 20-25 साल काम कर लेता है ना, वो वैसे ही थक जाता है। चुनौतियां ये है कि कनाडा में रहने के लिए आपको काम भी करना है, काम नहीं करेंगे तो आप इंडिया की तरह, अगर एक आदमी काम करता है, अगर 3 लोग घर में हैं तो उसको भी वो खाना खिला देता है, चाहे कोई माने या ना माने। कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा जैसी कैपिटलाइज जो इतनी भी कंट्री होंगी वो लोगों के काम के टैक्स से चलती हैं, उसी टैक्स से वो आपको बेनिफिट देते हैं, इसलिए हर आदमी को काम करना पड़ता है। और सब लोग अपना काम करते हैं, अपने घर चलाते हैं, अपने बच्चे देखते हैं, वो चाहते ही नहीं हम सोशल मूवमेंट पे काम करें। एक तो ये चुनौती है। अच्छा, मेरा ये आखिरी सवाल है कि हमारी बात हो रही थी कि जो नई पीढ़ी है, जैसे आप आए और आपके वक्त में जो तमाम लोग आए, उनके जो बच्चे हैं जो यहाँ पे पैदा हुए, यहाँ की सोसाइटी में पले बढ़े हैं, उनका अम्बेडकरी आंदोलन से कितना जुड़ाव हो पा रहा है और क्या वो इस लायक हैं कि इस मूवमेंट को आगे लेके चल सकते हैं? एक बात तो है, जितने अम्बेडकरवादी बच्चे हैं, मतलब पेरेंट्स के बच्चे हैं जो इधर बॉर्न हुए हैं, उनको ये तो पता है हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, हमारा रास्ता क्या है, अंबेडकर कौन है, गुरु रविदास कौन है, ये तो पता है। लेकिन अगर आप कहें कि वो इस आंदोलन को आगे लेके जाने के लिए हमारी तरह काम कर सकते हैं, तो मैंने तो पहले बच्चे जो पैदा हुए जिनके पेरेंट्स भी ऐसे थे, मैंने तो वो भी नहीं इनको इस मूवमेंट को आगे लेके जाते देखे। और मैं खुद की बात कर सकती हूँ, तो मैं ये भी कह सकती हूँ अगर मेरे बच्चे इधर बॉर्न हो मतलब हुए हैं, उनका जन्म इधर का है और उनके पास डिग्रियां हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी वो मतलब है ना अपने तरीके से आज के जमाने से बनाना चाहते हैं, तो वो नहीं काम करेंगे बाबा साहब के मिशन में, आंदोलन में या और कुछ, तो औरों के बच्चे भी तो वैसे ही हैं, उनका भी अपना एक जीवन है। मुझे नहीं लगता कि फॉरेन वाले लोगों के, हाँ किसी हजारों फैमिलियों में से एक आधा बच्चा हो भी सकता है कि नहीं भाई ये मतलब है ना हमारे पूर्वज करते थे हम करें, जानेंगे तो सही, लेकिन किसी कारवा को वो आगे ऐसे लेके नहीं जाएंगे। मतलब उनका बहुत मानते हैं लेकिन जुड़ाव ऐसा नहीं है, नहीं वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनका वहां से टच जो है इंडिया का इधर वो टूट गया है, वो कनेडियन ही है, अमेरिका के अमेरिकन ही है। हाँ कुछ बच्चे जो महाराष्ट्र की फैमिलियों के बच्चे हैं
उनके अंदर बाबा साहब का वैसे ही मिशन का है, मतलब क्योंकि जैसे राजू कामले के भाई के बेटे हैं इधर, मैं मिलती हूँ, वो मुझे बाबा साहब के जन्मदिन की टाइम पे आने से, डेट पे बधाई देते हैं। मैं समझती हूँ मेरे बच्चों को मैंने इतना बाबा, ये किसी को नहीं बधाई भेजेंगे, है ना, बॉर्न का फर्क हो गया, वो उधर के बॉर्न है इधर के, वो मुझे बाबा साहब का प्री निर्माण आता है तो मुझे वो ट्रिब्यूट भेजते हैं, बुद्ध जयंती आती है तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन भेजते हैं, उनको पता है मेरा ना। तो इसका मतलब उनके अंदर है जे इतना भी लिख के भेजना। लेकिन इधर सभी कम्युनिटी के बच्चे ना किसी मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे, ना इनको इनसे कुछ लेना देना है, ये तो भूल जाओ। और मैं दावे के साथ भी कह सकती हूँ कि भूल जाओ, इनको तो इंडिया भी नहीं जाना, ये जाएंगे तो अपने फन के लिए जाएंगे, इनको उधर के घरों से भी कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन इंडिया से जो बच्चे आएंगे, जो लगातार सिलसिला चलता ही रहे, हाँ, आज कोई आया कल कोई और आएगा, हाँ, और जिनके अंदर ऑलरेडी मिशन है, जिनको हमारे समाज का, जैसे बसपा चल रही है और बाबा साहब के मिशन आगे बढ़ रहा है, जब बुद्ध का बढ़ रहा है अब ना, तो वो देखेंगे कि नहीं ये हमारा है मिशन और बढ़ रहा है, तो वो जरूर ये इस कारवा को आगे लेके जाएंगे, ये मतलब क्लियर कट है। लेकिन इधर के बॉर्न बच्चे इसको कभी आगे ना लेके जाएंगे, ना बात करेंगे, दिख नहीं रहा है कैसा वो नहीं। आगे क्या है जो आपके मन में है कि मुझे करना है, इस आंदोलन को देना है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, कनाडा में हूँ, तो यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए, जो कसक एक है आपके मन में कि ये हो जाता तो फिर अच्छा होता। हाँ, और जय भीम भी मैंने रेडियो में, मैं वो लड़की हूँ जिसने जय भीम, दूसरे जितने मोस्टली रेडियो दूसरी कम्युनिटी के हैं उसमें जय भीम बोलती हूँ, और बोली भी है। तब कोई बोलता ही नहीं था, सब डरते थे, अरे इसने जय भीम बोल दी। बहुत लोगों ने बोला तूने जय भीम कैसे बोल दी, एक जे बात। और दूसरा जो मैंने बोला जात पात के ऊपर, पूरी 1.5 घंटे की बात है, और बड़े बड़े लोगों को भी मतलब जैसे क्वेश्चन करते थे वैसा मैंने जवाब भी दिया है। और तीसरा एक इटली में प्रोग्राम हुआ था, वो प्रोग्राम तो 2008 का है, और हमारे एक मतलब संत का असैसिनेशन कर दिया लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में, वो किया 2009 में, मतलब 2008 का प्रोग्राम है। और मेरी यूट्यूब में जो मैंने भाषण दिया वहां, है ना, तो उसमें से छोटे छोटे क्लिप काट के वो यूट्यूब में किसने डाले, ये देखने वाली बात है, इसमें रिसर्च होनी चाहिए थी, मैं तो कर रही हूँ। मतलब वो जो मैंने कुछ बात किसी के बारे में कही थी, ऐसे नहीं ऐसे है, वो छोटे छोटे क्लिप डाल के मेरे खिलाफ कर भड़का दिया सिखों को, और मुझे फिर उसके लिए बहुत मुझे जद्दोजहद करनी पड़ी। तो फिर उसके लिए 3 साल तो वही मैंने और मेरे हस्बैंड ने काम किया उसके ऊपर, मेरे हस्बैंड ने उसके ऊपर बहुत काम किया, एक पूरा साल। तो वहाँ कम्युनिटी ने कोई साथ नहीं दिया, तो मैं किस कम्युनिटी को कम्युनिटी मानूं अपनी। तो लेकिन उस समय भी कुछ सिख लोग खड़े हुए मेरे साथ जो मुझे जानते हैं कि ये अम्बेडकर लड़की है। तो लेकिन बीच में आज तक मैं उसकी रिसर्च में हूँ, और रिसर्च काफ़ी बड़े लेवल पे करी है। वो सिखों का कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आरएसएस वाले लोगों ने सारा भड़का करके इतना उन्होंने नुकसान किया है, क्योंकि उस समय में सिख लोग तो सॉफ्टवेयर में काम इतना जे डालते नहीं थी, जे सारा आरएसएस का कच्चा चिट्ठा करा हुआ छोटे छोटे क्लिप डाल के सिखों को भड़का के सिखों को मेरे खिलाफ कर दिया, आप फिर पीछे रह गए। एक उसके लिए मैंने अपना पूरी जिंदगी में बहुत सारी जद्दोजहद करी है, और सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ है उसमें। तो फिर आप बताइए, मतलब आपके तो ढेरों सवालों के मेरे पास जवाब हैं, तो फिर रिजल्ट निकलेगा, फिर पता चलेगा कहाँ कहाँ किसने क्या किया है। मैंने अपने तन में मैंने तन के ऊपर हंडाई है बातें, लोग बातें करते हैं, मैंने अपना गवाया है सब कुछ। आप आज भी यूट्यूब फरोलिए, लोगों ने गाली दी है बड़ी बड़ी, जहां से मेरी फोटो उठाई वो किसी और से लगा दी, और लोग मेरे समाज के लोग जब वो फोटो देखते हैं हंसते हैं, तो मैं उससे और स्ट्रांग होगी कि इन मूर्खों को क्या पता। मैं बाबा साहब की पुत्री हूँ, और बाबा साहब का पुत्र कहीं एक भी होगा तो करोड़ों को मात पाएगा। अशोक भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो ये थी कमलेश अहिर जी, और तमाम बातें जो आदमी एक 30 साल तक किसी मूवमेंट को देता है, तो तमाम लोगों के नाम जहन में रहते हैं, तमाम काम जहन में रहते हैं, जो एक एक दिन उसने आंदोलन को दिया है वो जहन में रहते हैं। और जब बात होती है तो तमाम घटनाएं, तमाम वो जद्दोजहद, तमाम वो संघर्ष के दिन याद आते हैं। तो कुछ वैसी ही बातें इन्होंने कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप देखते रहिए दलित दस्तक। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमें सहयोग भी करिए। हमारे ज्वाइन बटन को दबाइए। जय भीम। जय भीम।